चलिए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में बात किया था, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है 1 हेक्टेयर मीटर बराबर 10 की पावर 7 लीटर वाटर होता है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर 5 लीटर होता है, और 1 हेक्टेयर मिलीमीटर बराबर 10 की पावर 4 लीटर होता है। 1 क्यूसेक बराबर कितना लीटर वाटर होता है? 28.35 लीटर होता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 2.47 एकड़ होते हैं। 1 एकड़ के अंदर कितना मीटर स्क्वायर होता है? 4047 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ठीक है, फिर कल हमने 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? टोटल डेप्थ ऑफ वाटर विच इज प्रोवाइड फॉर अ क्रॉप, यानी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कितना डेप्थ वाटर हमने दिया है वो क्या कहलाता है? आपका डेल्टा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में एक वर्ड था बेस पीरियड। बेस पीरियड का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉप के टोटल ड्यूरेशन में जो है हमने कितने दिनों तक क्या दिया है? इरिगेशन दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस पीरियड। अगला वर्ड था आपका ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब ये था कि कोई एरिया है, उस एरिया को इरिगेट करने के लिए हम कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूटी। ड्यूटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज अप्लाइड फॉर इरिगेट अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया इज नोन एज अ ड्यूटी। क्लियर हुआ? अब बात आती है एरिया। तो एरिया का किसमें लिखते हैं हम? हेक्टेयर के अंदर। वॉल्यूम को किसमें लिखते हैं हम? मीटर क्यूब में। क्लियर है? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? हेक्टेयर पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी? हेक्टेयर पर मीटर क्यूब, या इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं क्यूमेक। क्या कहा जाता है? क्यूमेक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में इनके बीच में हमने रिलेशन देखा था, तो डेल्टा बराबर क्या होता है? 8.64 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? बेस पीरियड, और नीचे क्या आ जाएगा? आपका ड्यूटी आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ये किस में है? आपके मीटर में है। इस मीटर को यदि आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो कितना हो जाता है? 864 डी, और इधर क्या आ जाएगा? आपका बी, और ये किस में? आपका सेंटीमीटर में है। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूलाज पता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्यूटी इतना है, डेल्टा इतना है, तो आपको बेस पीरियड कैलकुलेट करना है, तो आप इजी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां तक हमने कल पढ़ा था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था इओपोट्रांसपिरेशन के बारे में। इओपोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? लॉसेस ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल सरफेस और वाटर बॉडीज इज नोन एज इओपोरेशन, व्हाइल द लॉसेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट या फिर एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन। दोनों को हम क्या बोलते हैं? इओपोट्रांसपिरेशन कहा जाता है। 99% वाटर का लॉस जो है किस में होता है? इओपोट्रांसपिरेशन के रूप में होता है। लेस देन 1% वाटर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर यूज किया जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ईटी दोनों को मिलाकर हम कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बोलते हैं। ये चीज क्लियर था? इसके बाद में मैंने कहा था कि जो ईटी है, ये ईटी दो प्रकार का होता है, एक एक्चुअल इओपोट्रांसपिरेशन होता है, एक पोटेंशियल इओपोट्रांसपिरेशन होता है। एक्चुअल इओपोट्रांसपिरेशन का मतलब ये है कि फील्ड कंडीशन के अंदर जनरली जो इओपोट्रांसपिरेशन लॉसेस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एईटी कहा जाता है, या फिर एक्चुअल इओपोट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक आइडियल कंडीशन के अंदर जहां पर ग्राउंड जो है 8 to 15 सेंटीमीटर टाल ग्रासेस के द्वारा कवर है, जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है, कोई लिमिटेशन नहीं है, केवल क्लाइमेटिक फैक्टर एक डिटरमिनेंट फैक्टर के रूप में काम करता है। तो यहां पर जो मैक्सिमम कितना ज्यादा से ज्यादा जो है इओपोट्रांसपिरेशन हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल इओपोट्रांसपिरेशन। एईटी को मेंशन करने के लिए हम कौन सा इंडिकेशन लेते हैं? ईटीए, और जबकि पीईटी को मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं ईटी जीरो। पोटेंशियल इओपोट्रांसपिरेशन को मैक्सिमम इओपोट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं, या रेफरेंस इओपोट्रांसपिरेशन भी कहा जाता है। कल की क्लास के अंदर हमने देखा था कि हम इओपोट्रांसपिरेशन को कैसे मेजर कर सकते हैं। इओपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए यूएसडब्ल्यूबी क्लास ए ओपन पेन इओपोरीमीटर का यूज किया जाता है, जिसका डायमीटर 120.7 सेंटीमीटर होता है। उसकी हाइट जो है 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन डेप्थ ऑफ वाटर जो है कितना भरते हैं हम? 20 सेंटीमीटर ही हम उसके अंदर फिल करते हैं। सनकेन इओपोरीमीटर के बारे में हमने बात किया था। सनकेन इओपोरीमीटर जिसका डायमीटर 60 सेंटीमीटर होता है और हाइट कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हमने बात किया था किसके बारे में? लाइसीमीटर के बारे में। लाइसीमीटर की खास बात यह है कि अगर मान लीजिए 0.03 mm का भी अगर इओपोट्रांसपिरेशन हुआ है, उसको भी ये क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। यानी लोवेस्ट अमाउंट ऑफ इओपोट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर सबसे बेस्ट है? लाइसीमीटर बेस्ट है। लाइसीमीटर दो प्रकार का होता है, एक होता है वेट करने वाला और एक होता है वेट
नहीं करने वाला। जो वेट कर लेगा या तो 1 घंटे का करेगा या 1 दिन का करेगा, यानी वैगिंग टाइप जो है उसे किसे कहा जाता है, वैगिंग टाइप लाइसीमीटर के अंदर जो है जो ईओपो ट्रांसमिशन का मेजरमेंट है वो या तो 1 आवर का, 2 आवर का, 3 आवर का या फिर 1 दिन का जो है किया जाता है। क्लियर है? जबकि नॉन वेगिंग टाइप के अंदर जो है मंथली का ईओपो ट्रांसमिशन कितना हुआ है उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ड्रेनेज टाइप ईओपो ट्रांसमिशन ईओपोरीमीटर किसे कहा जाता है, सॉरी ड्रेनेज टाइप लाइसीमीटर किसे कहा जाता है, नॉन वेगिंग टाइप को कहा जाता है। जिंक क्लोराइड के द्वारा कौन सा निर्मित होता है, वेगिंग टाइप होता है। यहां तक हमने कल की क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है, आज के इस क्लास के अंदर अब तक ये जो मेथड थे, चाहे वो आपका यूएसडब्ल्यूबी क्लास ए ओपन पेन ईओपोरीमीटर हो, चाहे सनकेन स्क्रीन ईओपोरीमीटर हो, चाहे आपका लाइसीमीटर हो, ये सब जो है एक्चुअल ईओपो ट्रांसमिशन को मेजर करने का काम करते हैं। एक वर्ड या एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पोटेंशियल ईओपो ट्रांसमिशन को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमने अभी ये 3 पढ़े थे उनके आगे आप लिख लेना कि ये एईटी को मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं पीईटी को मेजर करने वाले, पीईटी मेजरमेंट। पीईटी का मतलब क्या है, पोटेंशियल ईओपो ट्रांसमिशन का मेजरमेंट। जब भी हम पोटेंशियल ईओपो ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एम्पिरिकल मेथड, जो पुराने जमाने के अंदर यूज किए जाते थे। ठीक है, एम्पिरिकल मेथड्स के अंदर केवल हम नाम रखेंगे, कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है ब्लेनी एंड क्रीडल मेथड, ब्लेनी एंड क्रीडल मेथड। सेकंड है आपका रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड। फिर है आपका थर्ड नंबर पेन इयोपोरेशन मेथड, पेन इयोपोरेशन मेथड। फोर्थ है आपका मॉडिफाइड पेनम मेथड, मॉडिफाइड पेनम मेथड। फर्स्ट है आपका ब्लेनी एंड कीडल मेथड। ब्लेनी एंड कीडल मेथड मतलब किस साइंटिस्ट ने दिया होगा, ब्लेनी एंड कीडल नामक साइंटिस्ट ने दिया होगा। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको किसने दिया या क्या। इनकी खास बात क्या है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज नॉट रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ईओपो ट्रांसमिशन। इन चारों के अलावा जो भी ऑप्शन में वो पोटेंशियल ईओपो ट्रांसमिशन को मेजर नहीं करता है। पहली चीज ये। सेकेंड चीज कि यहां से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर यहां पर हम बात करें तो इनके अंदर परसेंट पॉसिबल एरर। परसेंट पॉसिबल एरर का मतलब है कि मान लीजिए हमने इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया है तो कितना परसेंट एरर के साथ जो है ये पीईटी को बताते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है 10%, 15%, 20% और 25%। नीचे से आपको याद करना है 10, 15, 20, 25। क्या है ये, परसेंट पॉसिबल एरर है। यदि हम पीईटी का मेजरमेंट मॉडिफाइड पेनम मेथड के द्वारा करते हैं तो एरर होने के चांसेस कितने हैं, 10%। पेनी ऑपरेशन के द्वारा करते हैं तो 15%, रेडिएशन के द्वारा करते हैं तो 20% और ब्लेनी एंड कीडल मेथड के द्वारा करते हैं तो 25%। यहां तक क्लियर हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में सबसे बेस्ट एक्यूरेसी या सबसे अच्छी एक्यूरेसी जो है वो किस मेथड की होगी, मॉडिफाइड पेनम मेथड। इसका मतलब ये चीज क्लियर है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहां पर भी मैंने कहा कि एईटी के अंदर जब हम बात करते हैं, एक्चुअली ईओपो ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए कौन सा मेथड या कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे बेस्ट है, शॉर्टेस्ट के लिए दोस्त, शॉर्टेस्ट के लिए एक्चुअल ईओपो ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो लाइसीमीटर, और लाइसीमीटर में भी कौन सा, वेगिंग टाइप। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पीईटी मेजरमेंट करने का शॉर्टेस्ट यानी कम से कम ड्यूरेशन के अंदर कौन सा यूज किया जाता है, तो याद रखना है ब्लेनी कीडल मेथड तो मंथली का मेजर करता है। किसका करता है, मंथली का। जबकि शॉर्टेस्ट का जो मेजर करने वाला है वो कौन सा है आपका, मॉडिफाइड पेनम मेथड है। कौन सा है, मॉडिफाइड पेनम मेथड। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वेदर एलिमेंट, वेदर एलिमेंट से रिगार्ड। वेदर एलिमेंट की बात करते हैं तो ब्लेनी कीडल मेथड में केवल टेम्परेचर का यूज किया जाता है, केवल किसका, टेम्परेचर का यूज किया जाता है। जबकि यहां पर टेम्परेचर एंड सोलर रेडिएशन का, पेन इयोपोरेशन में केवल जो है इयोपोरेशन का, और इसके अंदर ऑल। ठीक है, जिसके अंदर टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन, चाहे इयोपोरेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, इन सब का यूज किस में किया जाता है, मॉडिफाइड पेनम मेथड में।
क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, परसेंट पॉसिबल, ईडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि भाई किसके अंदर केवल टेम्परेचर का यूज किया जाता है, किसके अंदर इवेपोरेशन का यूज किया जाता है, किसके अंदर सारे वेदर एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, कौन जो है मंथली पोटेंशियल ईओपो ट्रांसमिशन को मेजर करता है, ब्रेनी-कीडल मेथड, कौन जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए जो है पीईटी का मेजर करता है, तो मॉडिफाइड पेनम मेथड, कौन सा सबसे बेस्ट है, तो बेस्ट कौन सा है आपका मॉडिफाइड पेनम मेथड है, क्योंकि इसके अंदर परसेंट पॉसिबल एरर क्या है, केवल 10% है। ये चीज क्लियर है, इससे ज्यादा आपको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। वैसे बुक्स के अंदर जो है इनकी इक्वेशंस दी हुई है, इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, केवल हमें याद रखना है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक साथ लिख लेना, पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद में एक दो क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। एक है विंड वेलोसिटी। विंड, ये अकॉर्डिंग टू वैसे ब्रेनी-कीडल मेथड के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो याद रखना है लाइट विंड, मॉडरेट विंड, स्ट्रॉन्ग विंड और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड। लाइट विंड की बात करते हैं, यदि मान लीजिए एक दिन के अंदर जो विंड की स्पीड है किलोमीटर पर डे, 175 से कम, 175 से 425, 425 से 700 और 700 से ज्यादा। यदि एक दिन के अंदर विंड की स्पीड, एक दिन के अंदर किलोमीटर की हम बात करें, 175 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से अगर कम चलती है तो उस दिन क्या है, लाइट विंड है। मॉडरेट का बोल रहे हैं 175 से 425, स्ट्रॉन्ग विंड 425 से 700 और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड का बोल रहे हैं मोर देन 700। जब मैंने आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ाया था तो एक चीज आपको बताई थी कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स के लिए जो बेस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी होती है, 60% होती है। कितनी होती है, 60% होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी तीन तरीके से हम कर सकते हैं, लो, मॉडरेट एंड हाई। लो कहा जाता है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो, 20% से कम हो, 20 से 50 और 50 से ज्यादा। ये आपका है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखना है, n डिवाइडेड बाय कैपिटल N, n डिवाइडेड बाय कैपिटल N, जो इंडिकेट करता है मेन इनकमिंग सनसाइन हावर्स को, मेन इनकमिंग सनसाइन हावर्स को, जिसका फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय कैपिटल N, जहां पर n डिनोट करता है एक्चुअल सनसाइन हावर डिवाइडेड बाय टोटल सनसाइन हावर। टोटल या फिर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम सनसाइन हावर। इसके बेसिस पे जो है ये तीन प्रकार का होता है, लो, मॉडरेट एंड हाई। यदि वैल्यू 0.6 से कम हो, 0.6 से 0.8 और 0.8 से ज्यादा हो। ये तीन क्लासिफिकेशन से आपसे जो मोस्ट ऑफ चांसेस है पूछे जाने के वो विंड वेलोसिटी से है। विंड वेलोसिटी के अंदर आपको मैंने पहले भी बताया था कि यदि एक दिन के अंदर 10 किलोमीटर पर डे से अगर विंड चलती है तो उसकी वजह से क्या होता है, सैंड की लिफ्टिंग होती है। विनोविंग के लिए कितना है, 15 किलोमीटर है। लोजिंग के लिए कितना है, मोर देन 50 किलोमीटर है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये क्लासिफिकेशन भी आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं स्टॉर्म के लिए जो है, स्टॉर्म के लिए जो है कितना विंड स्पीड होता है एक स्टॉर्म के लिए, साइक्लोन के लिए कितना होता है, फिर वापस स्टॉर्म के लिए जो है 60 से 120 किलोमीटर पर डे, जबकि साइक्लोन के लिए मोर देन 120 किलोमीटर पर डे। जबकि अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो कितना है, 18 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। विंड वेलोसिटी की बात करते हैं तो लाइट विंड 175 किलोमीटर पर डे से कम चलेगी तो लाइट विंड बोलेंगे। मॉडरेट कब बोलेंगे, 175 से 425 किलोमीटर पर डे। स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे, 425 से 700 किलोमीटर पर डे। वेरी स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे, जब मोर देन 700 किलोमीटर पर डे हो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, आरएच का मतलब क्या है,
रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 20% से कम हो, मॉडरेट 20 से 50 हो, हाई जब 50 से ज्यादा हो। मीन इनकमिंग सनशाइन आवर की मीन इनकमिंग सनशाइन आवर क्या है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। स्मॉल एन बताता है एक्चुअल सनशाइन आवर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कितने सनशाइन आवर हुए हैं, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम सनशाइन आवर। इसके लिए लो, मॉडरेट और हाई टर्म यूज किया गया है। 0.6 एक वर्ड याद रख लो केवल, 0.6 से 0.8, कम है तो लो और हाई है तो आपका मतलब ज्यादा है तो हाई। ठीक है, ये तीनों चीजें वैसे तो ब्लेनिंग कीडल मेथड का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डबल एआरओ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैं इनको मेंशन कर पाया हूँ। ठीक है, एक बार आप इनको लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं क्रॉप कोएफिशिएंट के बारे में। यहां से लिख लीजिए पीईटी मेजरमेंट। पीईटी मेजरमेंट एम्पिरिकल मेथड्स 4 हैं। पूछा जाएगा तो परसेंट पॉसिबल एरर, या क्वेश्चन सिंपल आएगा कि कौन सा जो है पोटेंशियल इलेक्ट्रो ट्रांसफरेशन को मेजर करने का मेथड नहीं है। आपने नाम सुना है भजन लाल जी का? नाम सुना? कौन है भजन लाल जी? कौन है? सीएम है ना? तो भजन लाल जी जो है सीएम बनकर, भजन लाल है वो, आपको याद रखना है। भजन राम जो है वो कौन है? टीएम है, सीएम नहीं है। ठीक है, बी से क्या हो जाएगा? ब्लेनिक-ईडल मेथड, आर से रेडिएशन मेथड, पी से पेनम, एम से मॉडिफाइड पेन। ठीक है, ये याद रखना है। नहीं रहेगा ना, वो मेरे को याद रहता है। चलिए, ट्रिक वैसे हमेशा खुद की बनाना चाहिए अगर बन सके, वरना आपको याद करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना। पर जब भी केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तब तो वो हेलिना सिरप की फरियाद वो वाला तो याद होगा कि वहां भी ऐसे याद किया था। सब जगह अलग अलग चलती थी ना। लिखो जल्दी इसको। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट मेथड कौन सा है पीईटी को मेजरमेंट करने का, तो कौन सा है? मॉडिफाइड पेनम मेथड है। ठीक है, जिसके अंदर परसेंट पॉसिबल एरर कितने? केवल 10%। पेनी ऑपरेशन नीचे से याद करना है ना, 10, 15, 20, 25, और नाम जो है आप ऐसे एनलिस्ट कर देना। हाँ, ऑल का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर भी है, सोलर रेडिएशन भी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी है, इवेपोरेशन भी है, सारे हैं। ठीक है, लिखा? सोलर रेडिएशन भी है, टेम्परेचर भी है, विंड वेलोसिटी भी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी है, इवेपोरेशन भी है। लिख लिया क्या? लिखो लिखो लिखो, थोड़ा फास्ट। पीछे लिखो लिखो, कोई ना, लिख लिया। चलिए, विंड वेलोसिटी क्लासिफिकेशन भी लिख लीजिए। वीपीडी का फॉर्मूला क्या है? वेपर प्रेशर डेफिशिएट का, वेपर प्रेशर डेफिशिएट का फॉर्मूला क्या है? हाँ, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर। इसका मतलब यहाँ पर सैचुरेटेड है, स्टैंडर्ड नहीं है। जो भी संडे को इस बार पेपर है क्या? चलो बढ़िया है, फिर अगले संडे को मिलते हैं। चलो, क्या हुआ?
हैं। लिखा क्या भाई? गुड आफ्टरनून भीम सिंह मीना। मोहित मीना, केन के अंदर कितना मैग्नीशियम होता है? केन के अंदर कितना मैग्नीशियम होता है? वैसे पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयर केस है। 2.4% होता है, 2.4 होता है, ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 2.4% जो है मैग्नीशियम होता है। इसका मतलब ये है मीन इनकमिंग सनसाइन हावर। मीन इनकमिंग सनसाइन हावर का मतलब एक रेशो निकाला जाता है जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर कितने मैक्सिमम सनसाइन हावर हुए थे और एक्चुअल में कितने हो रहे हैं, उन दोनों का जो है मीन निकाला जाता है। जब भी हम औसत निकालते हैं तो एक्चुअल में कितना हो रहा है और मैक्सिमम कितना था, उन दोनों का रेशो जो है वो मीन निकालता है। एक्चुअल में हाँ, उन दोनों का रेशो कि एक्चुअल में मान लीजिए जैसे कि उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर के अंदर मैक्सिमम सनसाइन आवर्स कितने हो सकते हैं, यानी किसी दिन में एक देखा जाए तो 365 दिन के अंदर किस दिन के अंदर जो है मैक्सिमम सनसाइन आवर थे, कितने घंटे जो है सूर्य चमका, मान लीजिए 12 घंटे या 14 घंटे। लेकिन अगर हम आज की तारीख में देखें, जैसे 3 तारीख है, 3 तारीख का अगर मीन इनकमिंग सनसाइन आवर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि भाई आज के दिन में कितने हुए और मैक्सिमम कितने थे। उन दोनों का रेशो यदि 0.6 से कम आता है यानी लो है, 0.6 से 0. आता है मतलब मॉडरेट है, और 0.8 से अगर ज्यादा आता है तो हाई है। ठीक, ये क्वेश्चन वैसे अपन को कहीं काम नहीं आते हैं। आप सोचते होंगे कि इतना ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेट्रोलॉजिस्ट के अंदर जो होते हैं जहां पर आपका फोरकास्टिंग किया जाता है वहां पर इन सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है, इन सारे क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है। थोड़ा जल्दी लिखा करो यार, है ना। विष्णु लिख लिया क्या है? चलो, इसके बाद में एक वर्ड आता है क्रॉप कोएफिशिएंट। क्रॉप, किसी ने सुना है नाम क्रॉप कोएफिशिएंट का? क्रॉप कोएफिशिएंट, क्रॉप कोएफिशिएंट का नाम सुना है क्या? जिसको हम डिनोट करते हैं केसी से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ईटी ऑफ क्रॉप डिवाइडेड बाय ईटी 0। इसका मतलब क्या है? क्रॉप कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ द इओपोट्रांसफरेशन ऑफ क्रॉप डिवाइडेड बाय द इओपोट्रांसफरेशन या मैक्सिमम इओपोट्रांसफरेशन या पोटेंशियल इओपोट्रांसफरेशन। इसे क्या कहा जाता है? क्रॉप कोएफिशिएंट। मान लीजिए एक बार इसको समझने की कोशिश करना, जैसे कि हमारा फील्ड है, इस फील्ड के अंदर हमने क्या किया है? सोविंग की है। सोविंग करने के बाद सीड होगा, सीड होगा तो सीड जर्मिनेट होगा, यानी कौन सी स्टेज आएगी? जर्मिनेशन स्टेज आएगी। जर्मिनेशन के आने के बाद में जो है इसके अंदर मैक्सिमम क्या होगा? वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। क्या होगी? वेजिटेटिव। फिर इसके बाद में क्या स्टार्ट होगा? रिप्रोडक्टिव। फिर क्या आएगा आपका? मैच्योरिटी। फिर क्या आएगी इसमें? सेनेसेंस। यही चीज होती है ग्रोथ फेज में, यही होता है सबसे पहले। इनिशियल फेज जो होती है लेग लोग, आपने सुना होगा। तो एक पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर भी जर्मिनेशन, फिर वेजिटेटिव, फिर रिप्रोडक्टिव, फिर मैच्योरिटी, फिर सेनेसेंस। ये चीज क्लियर है? किस स्टेज के अंदर जो है ग्राउंड कवर सबसे ज्यादा होगा? जब मैक्सिमम वेजिटेटिव ग्रोथ होगी तब क्या होगा? ग्राउंड कवर ज्यादा होगा। यदि ग्राउंड कवर अगर ज्यादा है, मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी है जहां पर 4 प्लांट है इस तरीके से, और एक कंडीशन ऐसी है जहां पर केवल एक प्लांट है, ठीक है, तो किसके अंदर ईओपो ट्रांसमिशन लॉसेस ज्यादा होगा? ए में या बी में? बी में ज्यादा होगा। किस में ज्यादा होगा? बी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आपके क्रॉप प्लांट भी है और आपका सोइल सरफेस भी है, तो यहाँ पर ईओपो ट्रांसमिशन लॉसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब ये क्या है? आपकी क्रॉप है। ये क्या है? आपकी क्रॉप है। अब मुझे ये बताओ कि क्रॉप कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो क्रॉप के ड्यूरेशन के साथ यानी कब जो है सबसे ज्यादा होगी? क्रॉप कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा किस कंडीशन में होगी? जब सबसे ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उस टाइम पे आपका केसी की वैल्यू भी हाईएस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्रॉप के अंदर ईओपो ट्रांसमिशन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आपको ये चीज समझ में आई क्या? सीडलिंग स्टेज पर जो है, जर्मिनेशन स्टेज पर जो है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे क्रॉप की ग्रोथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे केसी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। पीक लेवल पर कब आएगी? जब मैक्सिमम वेजिटेटिव ग्रोथ होगा। फिर धीरे धीरे वापस क्या होगी?
रिड्यूस होना स्टार्ट कर देगा, रिप्रोडक्शन, फिर रिप्रोडक्शन से मैच्योरिटी की ओर। ये चीज समझ में है क्या? क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉप कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? क्या है? ईटी क्रॉप डिवाइडेड बाई ईटी जीरो, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप कोएफिशिएंट कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए क्रॉप कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है एक सिंपल वर्ड में पूछा जाता है कितनी होती है। तो इसकी अगर डेफिनेशन भी हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि क्रॉप कोएफिशिएंट इट इज द रेशियो ऑफ इओपोट्रांसपिरेशन ऑफ क्रॉप टू डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम इओपोट्रांसपिरेशन या रेफरेंस इओपोट्रांसपिरेशन या पोटेंशियल इओपोट्रांसपिरेशन। इस लाइन को लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईटी जीरो बराबर जो है क्या होता है? ईटी क्रॉप डिवाइडेड बाय जो है केसी होता है। मतलब इस इक्वेशन को आपको मॉडिफाई करके भी पूछा जा सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपको एक माइंड सेट रखना है, क्रॉप कोएफिशिएंट बराबर क्या होता है कि क्रॉप के अंदर कितना इओपोट्रांसपिरेशन हुआ डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल इओपोट्रांसपिरेशन कितना है। ये चीज क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स पूछे जाते हैं, उनको हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है कि वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट के लिए 0.85 से 0.90 होती है। इसके अलावा यदि हम केसी की बात करते हैं तो केसी की वैल्यू जो है, दो कंडीशन है, हाईएस्ट जो है वो कौन सी क्रॉप के लिए होगा और लोवेस्ट जो है वो कौन सी क्रॉप के लिए होगा। ठीक है, हाईएस्ट के अंदर आरबीसी का नाम आपने सुना है क्या? रेड ब्लड सेल्स का नाम। ठीक है, राइस, बनाना एंड कॉफी। राइस, बनाना एंड कॉफी। एक और आप लिख सकते हो कोकोआ। ठीक है, राइस, बनाना, कॉफी एंड कोकोआ का केसी वैल्यू ज्यादा होता है कंपेयर टू किस किस के? चाहे आप सिट्रस की बात करें, चाहे हम पाइनएप्पल की बात करें, ठीक है, जिनके अंदर फोलियज जो है वो कम होता है। जाहिर सी बात है जब फोलियज कम है तो ट्रांसपिरेशन लॉसेस भी क्या होंगे? कम होंगे। बनाना की बात करते हैं तो फोलियज ज्यादा होती है, इस वजह से ट्रांसपिरेशन लॉसेस क्या होते हैं? ज्यादा। जब ट्रांसपिरेशन लॉसेस ज्यादा है तो ईटी की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा। क्वेश्चन केवल सिंपल पूछा जाता है कि राइस, बनाना, या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाईएस्ट केसी वैल्यू इनमें से कौन सी क्रॉप की होगी? तो जिसका फोलियज ज्यादा होता है, जिसके अंदर ट्रांसपिरेशन लॉसेस ज्यादा होते हैं, उसका केसी वैल्यू भी क्या होता है? ज्यादा होता है। इसके बाद में यदि हम ग्रोथ स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ स्टेजेस की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ स्टेजेस में सबसे फर्स्ट आती है कौन सी? जर्मिनेशन स्टेज। कौन सी आती है? जर्मिनेशन स्टेज। सेकंड आता है आपका वेजिटेटिव ग्रोथ। फिर आता है इसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, और रिप्रोडक्टिव के बाद में जो आता है वो आपका मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के बाद में जो है फिफ्थ आता है आपका सेनेस्केंस, यानी जीर्णता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन स्टेज पर ऐसा कहा जाता है कि जो ग्राउंड कवर होता है, ग्राउंड कवर जो है वो लेस देन 10% होता है। ठीक है, और यहां पर जो है 80% जो है ग्राउंड कवर होता है, और यहां पर 80% से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राउंड कवर कौन से स्टेज पर होता है, तो कौन से स्टेज पर होता है? रिप्रोडक्टिव स्टेज पर होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा 2 पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो केसी है वो डिपेंड करता है सोइल मॉइस्चर एंड क्रॉप हाइट। किस पर डिपेंड करता है? सोइल मॉइस्चर और क्रॉप हाइट एंड ग्राउंड कवर। एक और याद रखना है, ग्राउंड कवर पे। जाहिर सी बात है यदि सोइल के अंदर मॉइस्चर नहीं रहा और क्रॉप की हाइट कितनी भी हो तो केसी का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो सोइल मॉइस्चर, क्रॉप हाइट, यानी क्रॉप की हाइट कैसे? जैसे हमने कहा कि सीडलिंग स्टेज पर, जर्मिनेशन स्टेज पर हाइट कम होती है तो केसी लॉसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे लॉसेस जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, और ग्राउंड कवर भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसी किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा केसी वैल्यू वेरी करती है, या फिर इसको लिखना चाहो तो ठीक है, वरना रहने दीजिए ना। यहां तक आपको समझ में आया क्या? सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो केवल यही है कि केसी का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉप कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ईटी क्रॉप डिवाइडेड बाय ईटी जीरो। वैल्यू कितनी होती है मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स की? 0.85 से 0.90 होती है। केसी की वैल्यू हाईएस्ट किसके लिए होती है? आरबीसी, यानी राइस, बनाना, कॉफी एंड कोकोवा के लिए। लोवेस्ट सिट्रस, पाइनएप्पल के लिए। ग्रोथ स्टेजेस की बात करें तो जर्मिनेशन स्टेज में ग्राउंड कवर कितना होता है? 10% से कम। वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर लेस देन 80%। रिप्रोडक्शन में मोर देन 80%। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड लिख लीजिए, मैक्सिमम केसी वैल्यू जो है कौन से स्टेज पर होता है? मैक्सिमम केसी वैल्यू याद रखना है फ्लावरिंग स्टेज पर होता है। कौन से स्टेज पर? फ्लावरिंग
स्टेज पर होता है। इसके अलावा आपसे कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये चीज क्लियर है। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव रेनफॉल के बारे में। नाम सुना है आपने इफेक्टिव रेनफॉल? क्या होता है इफेक्टिव रेनफॉल? वापस बोलिए। वेरी गुड। यानी जितनी बारिश हुई है उस बारिश में से कितना पानी क्रॉप प्लांट ने यूज किया है उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल। अंग्रेजी की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो अमाउंट ऑफ टोटल रेनफॉल या फ्रैक्शन ऑफ टोटल रेनफॉल दैट इज यूटिलाइज्ड बाय द क्रॉप प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल कहा जाता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ टोटल रेनफॉल दैट इज यूटिलाइज्ड बाय क्रॉप प्लांट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यदि हम इफेक्टिव रेनफॉल की बात करते हैं और इफेक्टिव रेनफॉल जो है वो एरिड एंड सेमी एरिड एरिया के अंदर ज्यादा होगी या फिर ह्यूमिड एरिया के अंदर ज्यादा होगी, किसके अंदर जो है वो ज्यादा होगी? एरिड एंड सेमी एरिड के अंदर या ह्यूमिड एरियाज के अंदर इफेक्टिव रेनफॉल ज्यादा होगा? यानी एरिड एंड सेमी एरिड के अंदर इफेक्टिव रेनफॉल ज्यादा होगा। सिंपल सा मतलब क्या है कि दो कंडीशन है, एक एरिड एंड सेमी एरिड है और एक ह्यूमिड है। तो जाहिर सी बात है एरिड एंड सेमी एरिड के अंदर मॉइस्चर की कमी होती है, जो भी वाटर होगा उसका यूटिलाइजेशन कौन करेगा? क्रॉप प्लांट करेगा। लेकिन ह्यूमिड के अंदर तो पहले से ही क्या है? मॉइस्चर है, तो यहाँ पर वाटर का यूटिलाइजेशन जो रेनफॉल के द्वारा वो क्या होगा? कम होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज के अंदर जितनी रेनफॉल होती है उसका कितना परसेंट इफेक्टिव रेनफॉल में यूज किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है 70%। लेकिन यदि हम ह्यूमिड एरियाज की बात करते हैं तो कितना परसेंट? 50% वाटर का यूज, टोटल रेनफॉल का यूज किसमें किया जाता है? ह्यूमिड एरियाज के अंदर किया जाता है। ये चीज क्लियर है क्या? एक बार आप यहां तक लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। क्रॉप कोएफिशिएंट थोड़ा जल्दी लिखना है ना। ईटी क्रॉप ईटी जीरो, मैंने अभी आपको पहले वाली स्लाइड में बताया है कि ईटी जीरो का मतलब क्या होता है? पीईटी पोटेंशियल इओपोट्रांसपिरेशन या मैक्सिमम इओपोट्रांसपिरेशन, या इसे कहा जाता है रेफरेंस इओपोट्रांसपिरेशन। तीन इसके नाम हैं, पोटेंशियल इओपोट्रांसपिरेशन, मैक्सिमम इओपोट्रांसपिरेशन या फिर रेफरेंस इओपोट्रांसपिरेशन। थोड़ा जल्दी लिखना भाई ना। क्या हुआ? क्या? प्राइवेट? अच्छा, लीक तो हर चीज हो सकती है, केवल भाजपा की राजनीति के अलावा। नहीं नहीं, पता था तुम्हें कि कौन सीएम बनेगा? पता था तुम्हें कौन सीएम? सेंसर तक रहे फिर। चलो लिखो पार्टी जी, अपने पीछे नहीं रहना है। सेनेस्केंस है इसमें, जीर्णता जिसको बोलते हैं सेनेस्केंस, जीर्णता। जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज एंड सेनेस्केंस। जीर्णता, जीर्णता यानी वो खत्म हो चुका है, अपना जीवन जो है उसने खत्म कर लिया। जीर्णता यानी मृत्यु की ओर अग्रसर है। हार्वेस्टिंग स्टेज। किसकी? ये लिखी हुई है SENESCENC। हाँ, रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर फ्लावरिंग आता है। हाँ, फ्लावरिंग के अंदर आपसे पूछा जाएगा जनरली कौन सी स्टेज में, तो फ्लावरिंग याद रखना है। क्या?
फ्लोरिंग भी लिख सकते हैं। आप फ्लावरिंग लिख सकते हो ब्रैकेट में, यहाँ पर ज्यादा ग्राउंड कवर है तो उस स्टेज के अंदर होगा। लिख लिया? एक मिनट लिख लिया क्या? ये कहाँ लिखा है? सनसेट ये यहाँ पे लिखना है। ये तो लिख दिया। लिख लिया? हाँ। चलो भाई भाटी जी की मजाक मत बनाओ यार तुम। लिखा? हाँ। कैसे डिपेंड ऑन सोइल मॉइस्चर एंड क्रॉप हाइट एंड ग्राउंड कवर। सर सीयूटी का फॉर्म भरने के लिए पीडीसीसी डिग्री चाहिए क्या फॉर्म के टाइम? फॉर्म के टाइम पे नहीं चाहिए, रनिंग में लगा देना है ना, अगर नहीं हो तो वही है वैसे की बात नहीं। तो फिर पीडीसी नहीं लाया तो आपके भेज देंगे, किसी को भेजेंगे इनमें से। फिर वहाँ रावड़ा है फिर आता परिवार वही है। लिखा क्या? लिखो लिखो। कैसे डिपेंड ऑन सॉइल मॉइस्चर एंड क्रॉप हाइट एंड ग्राउंड कवर, मैक्सिमम कैसी वैल्यू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा तो केवल फॉर्मूला पूछा जाएगा कि क्रॉप कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, ET ऑफ क्रॉप डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप कोएफिशिएंट कहा जाता है। इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब है कि टोटल जो रेनफॉल हुई है उसमें से कितना अमाउंट ऑफ वाटर का या कितना फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है क्रॉप प्लांट ने यूज किया है। ठीक है, ER जो है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की ज्यादा होती है कंपेयर टू ह्यूमिड रीजन की। ठीक है, इफेक्टिव रेनफॉल डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे, जैसे कि सॉइल फैक्टर की बात करें कि सॉइल के अंदर जो है वेट कंडीशन है या कैसी है, मॉइस्चर ज्यादा है या क्या है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए पहले से ही ये सॉइल जो है मॉइस्ट है तो जाहिर सी बात है ER जो है क्या होगा, इफेक्टिव रेनफॉल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर है जो इफेक्टिव रेनफॉल को क्या करते हैं, डिटरमाइन करने का काम करते हैं। आ गया? ऐसा तो जेडर भी नहीं करता, तो किसी आप कर कभी कभी करना चाहिए ना। तो फिर अगले दिन करो काम सर कॉलेज वाले किसी और को दे सकते हैं यार वो कॉलेज वाले से पूछो यार थोड़ा सा, वो खुद को ही देते हैं। अभी जैसे क्या हमारे 12 तारीख को दे देंगे तो बुला रहे हैं नहीं, वो अपनी जान पहचान होनी चाहिए तो दे देते ऐसे मैंने भी कौन सा कॉलेज है? बीजी। अच्छा अच्छा यार, वहाँ ये क्लास होने के बाद इनसे संपर्क कर लेना है, इनके नेटवर्क बहुत खतरनाक है। हाँ मेरे को यही काम की तब पीछे रह गया। चलो लिखिए, यस सर। चलिए लिखो लिखो, ले उसको दे दे पानी। प्यासे बैठे हुए हैं पीछे, उनको पिलाओ पानी। चलो लिख लिया क्या भाई? यस सर। चलो इसके बाद में है कि इफेक्टिव रेनफॉल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। केवल आपको नाम याद रखना है, मेजरमेंट मेथड्स ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल। यदि आप मीना वाली बुक या ऐसी बुक्स देखोगे तो वहां पर इफेक्टिव रेनफॉल की जगह वाटर रिक्वायरमेंट के मेथड्स के अंदर इसको इन्वॉल्व किया गया है, जो थोड़ा गलत है। ठीक है, मेजरमेंट मेथड्स ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल की बात करते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट मेथड आता है इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन डिवाइडेड बाय प्रेसिपिटेशन मेथड। ठीक है, सेकंड है PET डिवाइडेड बाय प्रेसिपिटेशन मेथड। एक बार लिख लीजिएगा फिर हम समझते हैं। थर्ड है सोइल मॉइस्चर चेंज, M2 minus M1 into plus KC ET 0। ठीक है, वह है M1 is the
amount of water before rainfall. M2 is the amount of water after rainfall. Kc का मतलब क्या होता है? क्रॉप कोएफिशिएंट, और ET0 का मतलब पोटेंशियल इओपो ट्रांसमिशन या मैक्सिमम इओपो ट्रांसमिशन. फोर्थ जो है सोइल मॉइस्चर बैलेंस मेथड. इफेक्टिव रेनफॉल बराबर रेनफॉल माइनस सरप्लस वाटर. ठीक, ये चार मेथड है जिनका यूज हम इफेक्टिव रेनफॉल के मेजरमेंट के लिए करते हैं. यहां पर लिख लेना ER बराबर है ये M2 माइनस M1 प्लस Kc ET0. फर्स्ट मेथड है इओपो ट्रांसपिरेशन डिवाइडेड बाय प्रेसिपिटेशन मेथड. इओपो ट्रांसपिरेशन या प्रेसिपिटेशन रेशो मेथड भी इसके लिए यूज किया जाता है. इसका मतलब है कि पर्टिकुलर लोकेशन पर कितना प्रेसिपिटेशन हुआ है और कितना वाटर जो है इओपो ट्रांसपिरेशन के रूप में लॉस हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? इओपो ट्रांसपिरेशन प्रेसिपिटेशन रेशो मेथड कहा जाता है. अधिकतर मैंने आपको बताया है कि महज 1% या उससे भी कम वाटर जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर यूज किया जाता है. तो मतलब हम किसको रेफरेंस में लेते हैं? इओपो ट्रांसपिरेशन को ही रेफरेंस के अंदर लेते हैं. PET डिवाइडेड बाय प्रेसिपिटेशन मेथड. यहां पर ET की जगह क्या ले लिया है? पोटेंशियल इओपो ट्रांसपिरेशन. सोइल मॉइस्चर चेंज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है. दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है सोइल मॉइस्चर चेंज और सोइल मॉइस्चर बैलेंस के अंदर. जब भी बैलेंस की बात होती है तो कितना मैक्सिमम आया था और कितना जो है रन ऑफ हो गया. यहां पर सरप्लस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहां से रेनफॉल हुआ है, रेनफॉल होने के बाद कितना वाटर जो है क्रॉप प्लांट ने यूज किया और कितना वाटर जो है सरप्लस होकर जार के अंदर या किसी बर्तन के अंदर जो है वो इकट्ठा हुआ है. इन दोनों का माइनस क्या कहलाता है? कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है क्रॉप प्लांट ने यूज किया. जैसे मान लीजिए 1000 mm बारिश हुई है और 700 mm बारिश जो है वो सरप्लस हो चुका है, तो यानी क्रॉप प्लांट ने केवल कितने का यूज किया? 300 mm का. यानी ये किसको डिनोट कर रहा है? सोइल मॉइस्चर बैलेंस को इंडिकेट कर रहा है. ये चीज क्लियर है. इसके बाद में है सोइल मॉइस्चर चेंज. सोइल मॉइस्चर चेंज का मतलब है कि पर्टिकुलर सोइल के अंदर रेनफॉल होने के पहले हमने यहाँ का सोइल सैंपल लिया और देखा कि इसके अंदर कितना वाटर है. ठीक है, तो फर्स्ट है M1. M1 का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर रेनफॉल, कि रेनफॉल के पहले कितना था. जैसे मान लीजिए 10 mm था, लेकिन रेनफॉल होने के बाद कितना आया, जिसको हमने M2 से डिनोट किया. मान लीजिए 50 mm था, तो दोनों के बीच में कितना आएगा? 50 माइनस 10, यानी कितना आया? 40 mm. और उसी टाइम पे जो है आपका Kc और ET लॉसेस कितने हो रहे थे, उनको अगर आप मल्टीप्लाई या जोड़ देते हो तो क्या निकल जाता है? आपका इफेक्टिव रेनफॉल निकल जाती है. क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो या तो सिंपल सा पूछा जाएगा कि कौन सा मेथड इफेक्टिव रेनफॉल के मेजरमेंट से रिलेटेड नहीं है. इन चारों में से जो भी हो वो उससे रिलेटेड नहीं होगा. या फिर कभी कभी बहुत रेयरेस्ट केस है, जब आप आगे जाओगे तो पूछा जाएगा कि सोइल मॉइस्चर चेंज का इक्वेशन क्या होता है या सोइल मॉइस्चर बैलेंस की इक्वेशन क्या होती है. इससे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. अभी हमने हाल ही में जो है पीछे की स्लाइड्स के अंदर इओपो ट्रांसपिरेशन के बारे में बात की थी. एक और आप लिख लेना, वहां पर ही एक चीज हम भूल गए, रिलेशन बिटवीन ET एंड क्रॉप यील्ड. इओपो ट्रांसपिरेशन और क्रॉप यील्ड के बीच में क्या रिलेशन है? यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है. जब भी हम इओपो ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो इओपो ट्रांसपिरेशन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पर एंड सोलर रेडिएशन पर. जबकि अगर हम क्रॉप यील्ड की बात करते हैं तो क्रॉप यील्ड डिपेंड करती है आपके फर्स्ट वन टेम्परेचर पर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर और विंड वेलोसिटी पर. इसके अलावा गणित के अंदर जो है मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर बताया गया है कि यदि हम बात करते हैं ET एंड क्रॉप यील्ड, ET एंड क्रॉप यील्ड के बीच में रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन ET एंड क्रॉप यील्ड, यदि आपसे पूछा जाए कि जनरली जो क्रॉप्स होती है उन क्रॉप्स के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो याद रखना है लीनियर रिलेशनशिप होता है. कौन सा होता है?
लीनियर। सीरियल्स के केस में भी अगर पूछा जाए तो यहां पर भी कौन सा होता है, लीनियर होता है। लेकिन लेग्यूम या पल्सेस के केस में पूछा जाए, लेग्यूम्स या पल्सेस के केस में पूछा जाए तो क्वाड्रेटिक होता है। कौन सा होता है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, जो आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, वो रिलेशन होता है किसके यहाँ, लेग्यूम्स। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ईटी जो है किस पर डिपेंड करता है, ईओपो ट्रांसपिरेशन किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन पर। जबकि क्रोप की इल्ड किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और विंड वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। इसके अलावा ईटी एंड क्रोप इल्ड के बीच में रिलेशन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के बीच में कैसा होता है, लीनियर, एक रेखीय रिलेशन होता है। जबकि सीरियल्स के अंदर भी क्या होता है, लीनियर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लेग्यूम्स के केस में जो है ईटी एंड क्रॉप इल्ड के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, तो याद रखना है क्वाड्रेटिक रिलेशन होता है। कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक रिलेशन होता है। जिस तरीके से जब हमने सोइल इरोजन पढ़ा था और उसके अंदर मैंने बताया था इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड सोइल लॉस के बीच में जो है एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है, यानी जितना ज्यादा तीव्रता से रेनफॉल होगा उतनी ही तीव्रता से क्या होता है, आपका सोइल लॉस होता है। तो कुछ रिलेशन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ईटी एंड क्रॉप इल्ड की जब हम बात करते हैं तो लेग्यूम्स के केस में कौन सा रिलेशनशिप होता है, क्वाड्रेटिक होता है, लीनियर होता है, या और भी कुछ पूछा जाए तो कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक होता है। ईटी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और सोलर रेडिएशन पर। क्रॉप इल्ड किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और विंड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर है क्या? एक बार आप इसको लिखिए, फिर हम बात करते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग की। मेजरमेंट मेथड ऑफ ईआर, थोड़ा जल्दी लिखना। मेजरमेंट मेथड ऑफ ईआर, आपने ड्रम कल्चर टेक्निक का नाम सुना है? ड्रम कल्चर टेक्निक, ड्रम में वो ऐसे घुमाते हैं। वेरी गुड, वैसे घुमाते हैं सी ट्रीटमेंट के लिए ना, वो अलग चीज है। ड्रम कल्चर टेक्निक दास्ताने नामक साइंटिस्ट ने 1966 में दिया था कि किस तरीके से हम राइस के अंदर परकोलेशन लॉसेस, इवापोरेशन लॉसेस। चलो एक बार इसको लिखो, लिख लिया क्या भाटी साहब? ठीक है। कंफ्यूजन जो है सोइल मॉइस्चर चेंज और सोइल मॉइस्चर बैलेंस मेथड में होता है, तो कंफ्यूजन मत रखना। लिख लिया? ईओपो ट्रांसपिरेशन या प्रेसिपिटेशन रेशो मेथड भी सीखा जाता है। ठीक है, अगर हम डिवाइड कर देते हैं और रेशो की ही बात है। ठीक है, पीईटी डिवाइडेड बाय प्रेसिपिटेशन मेथड। सॉइल मॉइस्चर चेंज है ना, इफेक्टिव रेनफॉल बराबर m2 माइनस m1 प्लस केसी ईटी 0। केसी की वैल्यू मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स के लिए कितनी होती है, 0.85 से 0.90 होती है। केसी का फॉर्मूला क्या है, ईटी ऑफ क्रॉप डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ईओपो ट्रांसपिरेशन या ईटी 0। सरप्लस वाटर का मतलब ये होता है दोस्त, मान ले जैसे कि सोइल सरफेस है, ठीक है, यहां पर बारिश हुई 1000 mm, कितना हुआ है, 1000 mm। इस 1000 mm बारिश में से 200 mm बारिश का या वाटर का यूज किसने कर लिया, क्रॉप प्लांट ने कर लिया। बाकी का 800 mm वाटर जो है वो बह गया है, रन ऑफ हो गया है, एक्सेस हो चुका है, वो क्या कहलाता है, आपका सरप्लस। जब आप रेनफॉल में से किसको माइनस कर देते हो, एक्सेस वाटर को या सरप्लस वाटर को माइनस कर देते हो, तो आपका क्या निकल जाता है, इफेक्टिव रेनफॉल निकल जाता है। ठीक है, लिखा? देखिए रिलेशन बिटवीन ईटी एंड क्रॉप इल्ड। ईओपो ट्रांसपिरेशन और क्रॉप इल्ड के बीच में क्या रिलेशन है? अधिकतर क्रॉप्स में अगर आपसे पूछा जाए, अगर वर्ड लिखा हो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए, तो क्या आएगा, लीनियर। सीरियल्स के केस में भी लीनियर, लेकिन लेग्यूम्स के केस में क्वाड्रेटिक होता है। क्या वर्ड यहां पर इसलिए यूज किया जाता है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपने प्रोडक्शन फंक्शंस अगर पढ़े हो तो उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। जबकि लीनियर के केस में जो है एक समरूप जो है, जिस तरीके से मान लीजिए ईओपो ट्रांसपिरेशन होगा तो उसी के अनुरूप जो है क्रॉप इल्ड इंक्रीज होती है। लेकिन लेग्यूम के केस में कहीं ना कहीं वो क्रॉप इल्ड कम होती है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, दो चीजें हैं, ईटी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और सोलर रेडिएशन पर। आप याद रखना है जब भी आप सरकारी सेवा में चयनित हो जाओगे तो एक लीव मिलती है जिसको हम बोलते हैं सीएल, कैजुलेटिव लीव, यानी किसी कारणवश आपको अवकाश चाहिए होता है। तो सीरियल्स के लिए क्या होता है, लीनियर होता है। ये तो आपको याद करना है। ठीक, चलो ऐसा कोई ज्यादा है क्या हुआ भाटी जी? चलिए लिखा क्या, क्या हुआ भाई, नहीं लिखा? लिखा? चलिए अब
लिखो लिखो। इसके बाद आपका इरिगेशन शेड्यूलिंग, व्हेन टू इरिगेट, हाउ टू इरिगेट एंड हाउ मच टू इरिगेट। लिखिए बाटी। अबे साले, चलो ड्रम कल्चर टेक्निक। ड्रम कल्चर टेक्निक की बात करते हैं, ड्रम कल्चर टेक्निक की बात करते हैं तो इसके अंदर पहले गिवन बाय दास्तान है इन 1966। सेकेंड पॉइंट याद रखना है, और एस्टिमेशन ऑफ इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, effective rainfall and percolation loss। दास्ताने, दास्तानी यार, दास्ताने, दास्ताने, दस्ताने नहीं, दास्ताने, दस्ताने। चलिए, इसके बाद में यहां पर जो है ड्रम यूज किया जाता है, ठीक है, जैसे सोइल सरफेस है, ज्यादा बन गई क्या? एक बार इधर देखना, हाँ अभी बताएंगे, ठीक। 120 जो है इसकी लेंथ है, 50 जो इसका चौड़ाई है, और 50 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायामीटर है। चार हमने यहाँ पर कितने ड्रम यूज किए हैं, 4 ड्रम यूज किए हैं। सबसे पहले ड्रम कल्चर टेक्निक, यानी इसके अंदर क्या यूज किया जाएगा, ड्रम यूज किया जाएगा। किसने दिया है, दास्ताने ने। कब दिया है, 1906 में। एस्टिमेशन याद मत रखो किसने, किसके लिए, अभी याद हो जाएगा। ड्रम इसके अंदर यूज किया जाता है, उस ड्रम का स्पेसिफिकेशन क्या है कि 120 सेंटीमीटर की क्या है आपकी हाइट है, 50 सेंटीमीटर का डायमीटर और 50 सेंटीमीटर की क्या है, चौड़ाई है। क्लियर हुआ, ये इसका स्पेसिफिकेशन हो गया। फर्स्ट ड्रम को देखिए, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए। क्या दे रहे हैं, ए। इसके अंदर आप देखिए कि यहां पर कौन कौन से लॉसेस हो सकते हैं। पहला लॉस, यहां से ड्रम क्या है, पैक है, ये नीचे यहां तक क्या है, सोइल है, ये इसके अंदर क्या है, सोइल है, ये आसपास ड्रम नीचे से पैक है। मान लीजिए रेनफॉल होती है, ठीक है, रेनफॉल होती है तो वाटर तो परकोलेट हो नहीं सकता, यानी वाटर का यूज किस में होगा, अगर क्रॉप प्लांट है तो कौन सा लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन लॉसेस होगा। क्रॉप प्लांट से ट्रांसपिरेशन लॉसेस होता है। क्रॉप प्लांट के पास में कुछ स्पेस है, स्पेस है तो सोइल से भी वाटर का लॉस होगा, यानी यहां पर कौन सा लॉस होगा, इवापोट्रांसपिरेशन। तो फर्स्ट ड्रम के अंदर कौन सा लॉस होता है, इवापोट्रांसपिरेशन, और कोई लॉस यहां पर नहीं होता है। पहली चीज की है। सेकंड चीज की अगर हम बात करते हैं, सेकंड को देखिए, जिसको मैं नाम दे रहा हूं बी ड्रम। बी ड्रम के अंदर कौन कौन सा लॉसेस हो सकते हैं, परकोलेशन लॉसेस हो सकते हैं क्या, कैसे होंगे, नहीं हो सकते हैं ना, परकोलेशन लॉसेस नहीं होंगे। यहां पर क्रॉप प्लांट नहीं है, यहां पर क्रॉप प्लांट नहीं है। क्या मान लीजिए मैं आर्टिफिशियल एक प्लांट लगाता हूं लेकिन उसके रूट्स नहीं लगाता हूं। आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग दिखावा करने के लिए पोट के अंदर केवल प्लांट रख देते हैं, नीचे रूट्स नहीं होती है। मान लीजिए मैंने इस तरीके से प्लांट भी लगा दिया, इसके अंदर रूट्स नहीं है, क्या यहाँ पर ट्रांसपिरेशन लॉसेस पॉसिबल है क्या, नहीं है। यहां पर कौन सा लॉस होगा, केवल यहां पर केवल कौन सा लॉस होगा, इवापोरेशन लॉस होगा। ये चीज क्लियर है। थर्ड वाले ड्रम को देखिए, जिसका मैं नाम दे रहा हूं सी ड्रम।
सॉरी सी। ठीक, सी ड्रम की अगर हम बात करते हैं तो सी ड्रम के अंदर जो है क्या परकोलेशन लॉसेस हो सकते हैं क्या? यहां पर परकोलेशन लॉसेस हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। इसके बाद और कौन से हो सकते हैं? क्रॉप प्लांट है तो ट्रांसपिरेशन भी होगा, पास में जो है सोइल भी है तो यानी ईटी भी होगा। यानी परकोलेशन और ईटी लॉसेस कौन से ड्रम में हो रहे हैं? सी के अंदर होते हैं। लास्ट वाले ड्रम को देखिए कि यहां पर जो है परकोलेशन भी होगा, ठीक है, इओपो ट्रांसपिरेशन भी होगा, और साथ के साथ में यदि मान लीजिए एक्सेस वाटर आ गया तो एक्सेस वाटर कहां जाएगा? आपके जार के अंदर भी जाएगा। तो यहां पर कौन सा लॉसेस होगा? यहां पर सरप्लस। यहां पर कौन सा होगा? सरप्लस। ठीक, तो परकोलेशन, ईटी और सरप्लस लॉसेस किसके अंदर होते हैं? आपके डी ड्रम के अंदर होते हैं। किस ड्रम के अंदर होते हैं? डी ड्रम। अब मुझे आप बताओ कि यदि मेरे को कैलकुलेट करना है कि इनके अंदर जो है ट्रांसमिशन लॉसेस कितना हुआ है, ट्रांसपिरेशन लॉसेस कितना हुआ है, तो मैं किस ड्रम को किसमें से माइनस करूंगा? ट्रांसपिरेशन लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए मैं किस ड्रम को किसमें से माइनस करूंगा? किस ड्रम को जो है मैं किसमें से माइनस करूंगा? ट्रांसपिरेशन लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए किस ड्रम को किसमें से माइनस करेंगे? ए माइनस बी या बी माइनस ए? ट्रांसपिरेशन लॉसेस को कैलकुलेट बी माइनस ए। वाह लच्छो वाह, अबे गधों। ट्रांसपिरेशन लॉसेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? ईटी लॉसेस कहां हो रहा है और माइनस ई लॉसेस कहां पर हो रहा है। तो ईटी लॉसेस कहां पर हो रहा है? ए में हो रहा है। ई लॉसेस कहां हो रहा है? बी में हो रहा है। तो सिंपल फंडा है ईटी माइनस ई, यानी ए माइनस बी। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ट्रांसपिरेशन लॉसेस निकल के आ जाएंगे। यदि मान लीजिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पी यानी परकोलेशन लॉसेस, परकोलेशन लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए मैं किस ड्रम को किसमें से माइनस करूंगा? परकोलेशन लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए किसको किसमें से माइनस करूंगा? सी माइनस ए या सी माइनस बी? सी माइनस ए। यहां देखो P प्लस ईटी है, यहां पर केवल क्या है? ईटी है। तो सी को किसमें से माइनस करोगे? ए में से माइनस करोगे। तो क्या निकल जाएगा आपका? परकोलेशन लॉसेस सी माइनस ए। सी के अंदर क्या था? P प्लस ईटी था, और ए में क्या है? माइनस ईटी है। तो आपका क्या निकल जाएगा? परकोलेशन लॉसेस निकल जाएंगे। ये चीज क्लियर है। इसके बाद लास्ट अगर मैं बात करता हूं कि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि कितना सरप्लस वाटर हुआ, यानी कितना सरप्लस वाटर है, तो मैं कैसे क्या करूंगा? किसको किसमें से माइनस करूंगा? डी माइनस सी। यानी सरप्लस वाटर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? सरप्लस वाटर को कैलकुलेट करने के लिए डी माइनस क्या करते हैं हम? डी माइनस सी करते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाना जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक याद रखना, ड्रम कल्चर टेक्निक जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? राइस के लिए। और राइस के केस में भी याद रखना है लोलैंड राइस के अंदर। कौन से राइस के अंदर? लोलैंड राइस के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है, वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन के लिए। लोलैंड राइस और अपलैंड राइस में क्या अंतर होता है कि ऐसे एरिया जहां पर इरिगेशन के 24 आवर्स के बाद भी अगर वाटर स्टेगनेट रहता है, जल भरा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं लोलैंड। इरिगेशन या फिर रेनफॉल होने के 24 आवर्स के बाद में अगर वहां पर वाटर स्टेगनेट नहीं रहता है तो उसको हम बोलते हैं अपलैंड एरिया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन, ड्रम कल्चर टेक्निक किस क्रॉप के अंदर जो है वाटर रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है? लोलैंड राइस के अंदर। किस साइंटिस्ट ने ड्रम कल्चर टेक्निक दिया है? दास्ताने ने। इस टेक्निक के अंदर जो है कितने ड्रम यूज किए जाते हैं? 4 ड्रम। इस टेक्निक के अंदर किस किस का हम मेजरमेंट कर सकते हैं? इवेपोरेशन का, ट्रांसपिरेशन का, इफेक्टिव रेनफॉल का, परकोलेशन लॉसेस का और सरप्लस वाटर का। एक और हम ऐड कर देते हैं, सरप्लस वाटर का। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में इन ड्रम्स के अंदर आपको कोई ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बकायदा वो वहां पर दिया जाएगा कि ए ड्रम है जिसके अंदर ये कंडीशन है, बी ड्रम है ये कंडीशन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। आपको केवल ये 4 चीजें याद रखना है कि ड्रम कल्चर टेक्निक किसके लिए यूज किया जाता है, किस साइंटिस्ट ने दिया है, और किस किस का एस्टिमेशन इसमें किया जाता है। समझने के लिए आप इनका डायग्राम बना सकते हो, और परकोलेशन लॉसेस वगैरह कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, एक बार लिखने दो। तो याद रखना है ड्रम कल्चर टेक्निक किसने दिया है? दास्ताने ने दिया है। और कब दी थी? 1966 में। ठीक, 120 × 50 × 50।
सोइल सरफेस के ऊपर जो है इन ड्रम्स को रखा गया है। यहां पर लिखा हुआ है सोइल सरफेस है, उसके ऊपर 20 सेंटीमीटर ऊपर की ओर जो है इनको लगा के रखा गया है। ठीक है, इसमें कोई प्लांट नहीं है, बी में बी में कोई प्लांट नहीं है। बी के अंदर प्लांट है लेकिन रूट्स नहीं है उसमें, है ना। तो यहां पर केवल कौन सा लॉस होगा, इयोपोरेशन। फ्रूट नहीं है, ये कुछ नहीं। अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करवाना चाहूं कि कितना इफेक्टिव रेनफॉल है, तो इफेक्टिव रेनफॉल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी टोटल रेनफॉल है उसको माइनस कर देंगे रन ऑफ वाटर। टोटल रेनफॉल को सरप्लस जो यहाँ पर वाटर आया उसमें माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका इफेक्टिव रेनफॉल निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया है कि किसको भी इंडिकेट करता है, किसको भी एस्टिमेट करता है, इफेक्टिव रेनफॉल को। ठीक है, लिख दिया मैंने सबसे पहले। चलो इसके बाद में इरिगेशन शेड्यूलिंग वाला पार्ट है, जिसके अंदर हम क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, सोइल अप्रोच और प्लांट अप्रोच के बारे में बात करेंगे। फिर चलिए आपके सर में टाइम कितना चला लिखा ये, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, वरना ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो सिचुएशन अभी हमने देखी है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, दास्तानी का नेटिव पैलेस पता नहीं यार, ओरिजिन पैलेस का है। अच्छा, 2-3 साइंटिस्ट हैं जो वाटर मैनेजमेंट के अंदर फेमस हैं, परियार एटोल, दास्तान है ना। तुमने भाट का नाम सुना है? भाट, भाट जानते हो क्या होता है? क्या होता है? भाट जात होती है पार्टी। अरे वो अलग चीज है, भाटी अलग चीज है, भाट अलग चीज नहीं, भाट है, जो वंशावली को बताने का काम करते हैं। वो राव होते हैं, भाट हमारे चलो ठीक है, जो राव होते हैं पता है पूरा बात आप हम नीचे भाट जो है वाकई में एक जाति होती है। ठीक है, भाट जो है पूरी जो पारिवारिक वंशावली होती है कि आपके पूर्वज कौन थे, उसके लिए एक लेखा जोखा रखते हैं। आपने देखा होगा कभी गांव में अगर आते हैं, क्या बोलते हैं, बही खाता। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, कल मिलते हैं वापस, है ना। हमारे उधर सर राव जी बोलते हैं। तुम्हारी तरफ की तो बात ही क्या है कि चाय को साई बोल देते हैं, सड़क को हड़क बोल देते हैं। किसको?